हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, वेलकम टू ग्लैंस एकेडमी। दोस्तों, आज हम लोग करेंगे डे 13 का क्वेश्चन जो आपके पेपर 5 और 6 यूपी पीसीएस मेंस यूपी स्पेशल पेपर से संबंधित है और इसमें हम लोग डे 12 तक कंप्लीट कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 12 तक। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 से और आज हम लोग डे 13 डे 14 दो दिन के क्वेश्चन को आज सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 13 जो लिख रहा है दोस्तों, वो क्या लिख रहा है कि विभिन्न एक्सप्रेस वे की सामाजिक आर्थिक विकास में भूमिका बताएं और सीमाएं क्या है। कहने का मतलब यहाँ पे प्रश्न क्या पूछा रहा है कि जो उत्तर प्रदेश की विभिन्न जो एक्सप्रेसवे हैं उनकी सामाजिक आर्थिक विकास में भूमिका क्या है। अच्छा, ध्यान देना, इस प्रश्न में उत्तर प्रदेश शब्द लिखना भूल गया था मैं और इस वजह से शायद एक दो एस्पिरेंट को कंफ्यूजन भी हो गया था। जब पेपर 6 और 5 का ही हम डिस्कशन कर रहे हैं तो मोस्टली जो है कि पूरा चांस रहेगा कि हम यूपी स्पेशल के ही सापेक्ष देखेंगे। तो पहली चीज पूछा जा रहा है कि जो विभिन्न एक्सप्रेसवे हैं, अब आपको पता होना चाहिए कि हमारे उत्तर प्रदेश में यमुना एक्सप्रेसवे है, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे है, गंगा एक्सप्रेसवे है। तो इस तरीके के कई सारे एक्सप्रेसवे तैयार किए जा रहे हैं। तो उनकी श्रृंखला क्या है और साथ ही साथ उनका समाज में और आर्थिक स्थिति में क्या भूमिका है, डेवलपमेंट कैसे कर रहे हैं और उसके साथ उनकी चुनौतियां क्या है। तो ये 3 पार्ट में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। पहले पार्ट में आपको विभिन्न एक्सप्रेसवे के बारे में बता देना है थोड़ा थोड़ा। दूसरे वाले में आपसे पूछा जा रहा है कि डेवलपमेंट यानी कि जो रोल है उसके बारे में पूछा जा रहा है और थर्ड वाले में इसके चैलेंजेस के बारे में पूछा जा रहा है। आपसे क्या पूछा जा रहा है? चैलेंजेस के बारे में। तो इन 3 चीजों को ध्यान में रखते हुए आपको प्रश्न को सॉल्व करना है। पेपर की थीम समझ में आ गई, क्वेश्चन की थीम समझ में आ गई। तो अब हम चलते हैं इसकी सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, इंट्रो को लिखने के लिए। अब देखिए, इंट्रो लिखने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है कि मैंने हर बार कहा है कि आपको इंट्रोडक्शन को थोड़ा सा फैक्चुअल इंफॉर्मेशन के साथ उत्तर की प्रामाणिकता करते हुए आपको लिखना चाहिए। कई सारे एस्पिरेंट की मैंने कॉपी देखी तो उसमें एक दो एस्पिरेंट ऐसे थे जिन्होंने अच्छा इंट्रो लिखा था, बाकी मैक्सिमम लोगों ने बस अमूर्त भाषा में लिख दिया कि हाँ, एक्सप्रेसवे से हमारे जो है कि उद्योगों का विकास होता है, रोजगार मिलता है या फिर जो है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था का विकास होता है। ये आप मेन बॉडी में डाल सकते हो, वो भी तथ्यों के साथ। अदरवाइज आपको इंट्रोडक्शन तो पहली चीज 2 से 3 लाइन में लिखना है या 3 से 4 लाइन भी कर दीजिए, लेकिन स्पेशली आपको क्या ध्यान रखना है उसमें कि आप फैक्ट या तथ्य को कहां तक शामिल कर रहे हैं। तो यहां पर देखिए, इंट्रोडक्शन लिखने के लिए आप 2 से 3 लाइनों में, 4 लाइनों में कोशिश करो कि आप फैक्चुअल इंफॉर्मेशन के साथ अपने उत्तर को प्रामाणिकता दीजिए। अच्छा, अब यहां पे प्रामाणिकता की अगर मैं बात करूं तो प्रश्न में पूछ भी रहा है कि भैया एक्सप्रेसवे की जो सामाजिक आर्थिक विकास में जो भूमिका है वो हम बिल्कुल मानते हैं कि भाई उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा डेवलपमेंट इन्होंने चेंज किया है आपके एक्सप्रेसवे ने। तो पहली चीज आपको ध्यान रखनी है कि इंट्रोडक्शन कैसे दोगे। तो कहीं ना कहीं इसके विकास की भूमिका को बताते हुए दे सकते हो या फिर चैलेंजेस को बताते हुए दे सकते हो। बेहतर होगा कि यहाँ पे विकास पे फोकस किया गया है, भूमिका पे फोकस किया गया, तो हम यहां से कह सकते हैं। तो एक इंट्रो तो आप कुछ इस तरीके का बना सकते हो, किस तरीके का कि सीधी सीधी भाषा में अगर आप लिख सकते हो क्या कि सर्वाधिक संख्या के साथ भारत में प्रथम स्थान रखता है। क्या लिखा है कि उत्तर प्रदेश आपका एक्सप्रेस वे के मामले में, यानी उत्तर प्रदेश जो है आपका एक्सप्रेस वे की सर्वाधिक संख्या के साथ, क्या मैंने लिखा? सर्वाधिक संख्या के साथ, सर्वाधिक संख्या के साथ भारत में प्रथम स्थान पर है। अब यहां पे जो सर्वाधिक संख्या है वो कितनी है कितनी नहीं उतना मैटर नहीं करता, प्रथम स्थान पर है। साथ ही साथ आप इसकी भूमिका को थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में इंक्लूड करते हुए चलो और इसका इंट्रोडक्शन में इंक्लूड करने का तरीका क्या है, आप ऐसे लिख सकते हो जो उत्तर प्रदेश की जीडीपी, ध्यान देना, जो उत्तर प्रदेश की जीडीपी है उसमें 25.48 लाख करोड़, ध्यान देना मैंने क्या बोला कि 25.48 लाख करोड़ में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आप इस तरीके से लिख सकते हो क्योंकि जीडीपी का मैंने आंकड़ा दिखा दिया, साथ में आप इसको लिख सकते हो कि 2023-24 का आंकड़ा है। क्लियर हो गया? तो एक इंट्रो तो आप ऐसे बना सकते हो कि उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे की सर्वाधिक संख्या के साथ भारत में प्रथम स्थान पर आता है, जो उत्तर प्रदेश की जीडीपी अकॉर्डिंग 2023-24 के तहत 25.48 लाख करोड़ में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एक तरीका ये हो गया। एक और इंट्रो लिखने का आप तरीका कुछ इस तरीके से लिख सकते हो, सेम वही लाइन लिखो कि उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे की सर्वाधिक संख्या के साथ भारत में प्रथम स्थान पर है। देखो, राइटिंग मत ध्यान दो कि क्या लिख रहा हूं, बस आपको समझना है, सुनना है। प्रथम स्थान पर है, इसमें लिख सकते हो कि यह उत्तर प्रदेश के 1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को पूर्ण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। 1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।
तो हमने ये फ्यूचरिस्टिक कर दिया कि महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। ठीक है, एक तरीका ये। तो यहां पे क्या टारगेट कर दिया कि भैया 1 ट्रिलियन इकोनॉमी पे भी हमारा फोकस जा रहा है। एक और तरीके से आप इंट्रो कर सकते हो इंडिया के स्तर पे, भारत के स्तर पे। कैसे? फिर वही पकड़ो पहली लाइन कि उत्तर प्रदेश में मतलब कि भारत में प्रथम स्थान आता सर्वाधिक एक्सप्रेसवे के साथ, और साथ ही साथ आप इसमें यह भी लिख सकते हो दोस्तों कि 2023-24 मतलब कि 2023-24 के सर्वे के अकॉर्डिंग या इकोनॉमी सर्वे के अकॉर्डिंग भारत के आर्थिक जीडीपी या भारत के जीडीपी में उत्तर प्रदेश का 8% योगदान के साथ 5वां स्थान है, योगदान के साथ 5वां स्थान है। ठीक है, 5वां स्थान है, जिसमें एक्सप्रेसवे की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। समझ में आ गया? तो मैंने 3 तरीके के इंट्रोडक्शन लिख दिए और तीनों में कोशिश की है कि इकोनॉमी सर्वे या बजट के कुछ आंकड़ों को प्रस्तुत किया जाए, जहां से एग्जामिनर को यह लगना चाहिए कि भाई बच्चे का जो इंट्रोडक्शन है कहीं ना कहीं ऑथेंटिक है, प्रमाणिक है। मेरी बात समझ में आ रही है? आप लोग अपनी कॉपी में चेक कर लीजिए, 1 से 2 बच्चों का इंट्रो मुझे ठीक लगा, बाकी बच्चों ने क्या किया, बस वही सामाजिक आर्थिक विकास में उद्योग, गरीबी, ग्रामीण। अरे भाई वो आपसे मेन बॉडी में पूछा जा रहा है, आप मेन बॉडी में लिख के दो ना। इंट्रोडक्शन हमेशा 3 से 4 लाइन, 2 लाइन का लिखो, लेकिन कोशिश ये रहनी चाहिए उसमें कि हम उसमें तथ्यों का समावेश जरूर करें। भाई भारत में पहला स्थान है, ये तो मैंने बता ही दिया। जरूरी नहीं है कि 13 एक्सप्रेसवे हैं कि जिसमें 4 संचालित हैं, 6 संचालित हैं, ये लिखने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, पहला स्थान है, ये जरूरी है। साथ में आप जीडीपी को कनेक्ट करने का प्रयास करो। भाई सामाजिक आर्थिक अगर विकास में भूमिका निभा रहा है तो कहीं ना कहीं आर्थिक स्थिति को दिखाया जाए, जीडीपी को दिखाया जाए। तो भारत की जो 1 ट्रिलियन मतलब उत्तर प्रदेश की जो आकांक्षा है उसे पूरा कर सकता है, या 23-24 की अकॉर्डिंग जो जीडीपी है उसमें योगदान दे सकता है, या फिर भारत की जीडीपी के अनुसार भी योगदान दे सकता है। तो ये इस तरीके से आप आंसर राइटिंग करोगे तो थोड़ा सा आपका बेहतर होगा। क्लियर हो गई ये बात? चलो अब हम आते हैं, दूसरा पॉइंट इसमें था कि भाई विभिन्न एक्सप्रेसवे, पहला पॉइंट इसमें यह विभिन्न एक्सप्रेसवे और इसकी विकास की भूमिका। तो सबसे पहले हम एक्सप्रेसवे की बात करेंगे। तो अब मेरे दोस्त यहां पे एक चीज और ध्यान रखना कि आपको एक्सप्रेसवे क्या करना है। एक कुछ बच्चों ने क्या किया कि यहां पे कुछ इस तरीके से सर्कल बनाया और इसमें जो है कि 4-5 जो है कि एक्सप्रेसवे बता दिए कि जो थे। बेहतर ऑप्शन हो सकता है, मैं मानता हूं, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग अगर आपको एक्सप्रेसवे पूछा जा रहा है तो अगर आप इस एक्सप्रेसवे को यूपी के मैप में अगर आप प्रदर्शित करते हैं तो कहीं ना कहीं वो ज्यादा बेस्ट हो जाएगा, ज्यादा इंप्रेसिव हो जाएगा। अब यूपी का अगर आप मैप बनाना चाहते हैं, अब जैसे इस तरीके से आपने क्या किया कि एक उत्तर प्रदेश का मैप बना दिया। अब इस मैप में आप क्या करो, लोकेट कर दो, और लोकेट करने का जो तरीका होगा वो आपका लोकेशन के साथ होना चाहिए। कैसे? अगर जैसे मान लेते हैं हम लोग कि हमें दिखाना है भैया इस पे कुछ महत्वपूर्ण एक्सप्रेसवे, तो सबसे पहले आप दिखा दो गंगा एक्सप्रेसवे। गंगा एक्सप्रेसवे के लिए क्या करना आपको, कुछ इस जगह से उठाते हुए कुछ इस तरीके से यहाँ पे ये दिखा दो। यहाँ क्या लिख दिया हमने, मेरठ लिख दिया, ठीक है, और यहाँ क्या हमने लिख दिया, प्रयागराज। अगर आप यहाँ नहीं लिख सकते हो तो आप इस चीज को बाहर लिख दो। देखो प्रेजेंट करने का तरीका आपका इंप्रेसिव होगा तभी सही होगा। ये रहा मेरठ और ये रहा आपका प्रयागराज, ठीक है, प्रयागराज। और यहां पे क्या लिख दो, गंगा एक्सप्रेसवे, इस तरीके से। दूसरा एक और एक्सप्रेसवे आप दिखा सकते हो, कुछ इस जगह से ऐसे ऐसे करके यहां पे ले आओ। ये आपका हो जाएगा जीकेपी यानी कि गोरखपुर हो गया, और ये आपको यहां पे लिखना है एलक्यू यानी कि लखनऊ, पूरा आपको लिखना है, आधा नहीं लिखना है। और यहां पे आप क्या लिख सकते हो कि सर ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे हो गया। कहां पे हो गया, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। अगर और इंफॉर्मेशन जानते हो तो इनकी दूरी भी लिख दो कि कौन 594 किलोमीटर है, कौन 340 किलोमीटर है, 296 किलोमीटर, ऐसे करके। अब एक यहीं कहीं से इटावा से उठाते हुए आप यहां पे लेके आ जाओ चित्रकूट तक, यहां तक चित्रकूट तक लेके आ जाओ। समझ में आ गया? कुछ इस तरीके से चित्रकूट तक लेके आ जाइए और इसको आप लिख दीजिए कि ये सर बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे हो गया। कौन सा हो गया, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। तो अगर आप ऐसे प्रेजेंटेशन करोगे तो कहीं और ज्यादा इंप्रेसिव हो जाएगा। अब चलते हैं भूमिका की बात कर लेते हैं। तो भैया इनकी जो महत्वपूर्ण भूमिका है वो कैसे कैसे हो सकती है, आपको यहीं पे एक हेडिंग डाल देना है कि भूमिका में आपको जो प्रेजेंट करके बताना है कि सर इनकी जो भूमिका हो सकती है वो कैसे हो सकती है। क्या क्या भूमिका हो सकती है? पहली भूमिका तो होगी कि निवेश आकर्षण करने में सहायक होंगे। ये किसको बढ़ा सकते हैं, ये लोग निवेश को बढ़ा सकते हैं। निवेश आकर्षण या निवेश के आकर्षण में क्या होगा, वृद्धि हो जाएगी। अब यहां पे आपको क्या करना होगा, एक एग्जांपल देना पड़ेगा। क्या एग्जांपल देना पड़ेगा कि यहां पे उत्तर प्रदेश या यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, ग्लोबल इन्वेस्टर
समिट आपको लिखनी पड़ेगी एग्जाम्पल के तौर पे। और इस तरीके से आप लिख सकते हो कि 2024 वाले में लगभग 40 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट आया। कितना? लगभग 40 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट आया। तो यहां से क्या हुआ, निवेश आकर्षित हो रहा है। तो कहीं ना कहीं एक्सप्रेस वे एक बहुत बड़ी भूमिका निभा रहे हैं ना। कोई भी कंपनी अगर अपनी इंडस्ट्री को लगाना चाहेगी तो उसको अच्छा परिवहन हम प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो इस मिनट की यहां पे इस तरीके से क्यों बढ़ के आया। 2023 में तो आपका 33 लाख करोड़ के आसपास था, 2024 में 40 लाख करोड़ हो गया। तो मैंने क्या किया, अपने एक पॉइंट को ही लिखा, लेकिन कोशिश की कि उत्तर को प्रमाणित कर दिया कि हाँ सर इन्वेस्ट अगर बढ़ रहा है तो केवल हम कह नहीं रहे, हम दिखा भी रहे कि हाँ इन्वेस्टमेंट इतना आया है। दूसरी आप एक भूमिका इसमें महत्वपूर्ण लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो कि यहां पे आप लिख सकते हो कि पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा। किसको मिलेगा? पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा। अब कैसे बढ़ावा मिलेगा भैया, तो आप यहां पे एक एग्जांपल लिख सकते हो। मैंने सभी को रिमार्क किया इस तरीके से, हेरिटेज आर्क। क्या मैंने रिमार्क किया है सबको? हेरिटेज आर्क। हेरिटेज आर्क का मतलब क्या हो गया कि कुछ इस तरीके से ऐसे आते हैं। यहां पे आपका आगरा हो गया, यहां आपका लखनऊ हो गया, यहां आपका वीएनएस हो गया यानी कि वाराणसी। भाई यमुना एक्सप्रेसवे पकड़ोगे, आगरा पहुंचोगे, आगरा से जो है कि लखनऊ के लिए पहुंच जाओगे कानपुर होते हुए, या फिर लखनऊ से बनारस आ सकते हो। तो ये एग्जाम्पल के तौर पे हो गया कि कोई भी व्यक्ति पश्चिमी यूपी का पूर्वी यूपी में भी आकर पर्यटन का एंजॉय कर सकता है। एक ये एग्जाम्पल हो गया। साथ ही साथ आप इसमें लिख सकते हो कि एक जिला एक उत्पाद योजना को बढ़ावा। एक जिला एक उत्पाद योजना को बढ़ावा, ठीक है, इस तरीके से लिखोगे, जिसको 2018 में शुरू किया गया। और इससे क्या होगा, एक जिला एक उत्पाद योजना को बढ़ावा दिया जाएगा तो इससे रोजगार में वृद्धि होगी। क्या होगा? रोजगार में वृद्धि होगी। यह भी सही हो गया। साथ ही साथ आप यहां पे यह लिख सकते हो कि परिवहन सुविधा बेहतर होगी। क्या होगा? परिवहन सुविधा बेहतर होगी। अब जहां पे एग्जाम्पल अगर आपको नहीं मिल रहा है तो कोई बात नहीं, कम से कम थोड़ा सा भाषा को यूज करो कि भाई आपकी अमूर्त नहीं होनी चाहिए। परिवहन सुविधा बेहतर होगी तो आप इसी में ब्रैकेट में लिख सकते हो कि यहां पे ईंधन एवं समय की बचत होगी। क्या होगा? ईंधन एवं समय की बचत होगी। तो ये भी एक एग्जाम्पल के तौर पे लिख सकते हो। साथ ही साथ आप यह भी लिख सकते हो कि कहीं ना कहीं औद्योगिक गलियारे जो हो रहे हैं, जो औद्योगिक गलियारे का निर्माण किया जा रहा है, औद्योगिक गलियारे एवं रोजगार वृद्धि से जो बुंदेलखंड का क्षेत्र है दोस्तों, बुंदेलखंड और क्या लिख सकते हैं, बुंदेलखंड और पूर्वांचल का विकास किया जा रहा है। किसका किया जा रहा है? पूर्वांचल का विकास किया जा रहा है। ऐसे लिख दो। साथ ही साथ आप एक और लिख सकते हो कि पर्यावरण का संरक्षण किया जा रहा है। पर्यावरण संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका। कैसे करेगा पर्यावरण संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका? तो आप ऐसे लिख सकते हो कि सर पर्यावरण संरक्षण भूमिका हो रही है। कैसे हो रही है? एग्जाम्पल के तौर पे हमने बता दिया कि बुंदेलखंड जो एक्सप्रेसवे है, इसको सौर परियोजना के तहत 500 मेगावाट का यहाँ पे प्लांट लगाया जा रहा है, जो कि एक तरीके से सौर एक्सप्रेसवे बनेगा। तो ये एग्जाम्पल हो गया। दूसरा, इसी में आपने गंगा एक्सप्रेसवे को दे दिया एग्जाम्पल के तौर पे कि इसको भी क्या किया जा रहा है, एक तरीके से ग्रीन परियोजना के तहत इसको डेवलप किया जा रहा है, यानी इसके भी चारों तरफ पेड़ पौधे हरियाली वगैरह लगाई जाएगी। तो लंबे स्तर पे आपका पर्यावरण संरक्षण भी करेगा। तो देखोगे हमने प्रयास किया है कि हर एक प्रश्न में यानी हर एक भूमिका में कहीं ना कहीं मेन बॉडी के साथ कुछ एग्जाम्पल देने का प्रयास किया है, जिससे क्या होगा कि एग्जाम्पल से हमारे उत्तर की प्रामाणिकता बेहतर होगी। आगे आप और लिख सकते हो कि अंतरराज्यीय जो जनपद हैं या अंतरराज्यीय व्यापार लिख सकते हो। अंतरराज्यीय व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। कैसे मिलेगा? तो यहां पे आप लिख सकते हो कि सर मांग और आपूर्ति जो है कि संतुलन बना रहेगा। मांग आपूर्ति संतुलन स्थापित होगा। किसमें स्थापित होगा मांग आपूर्ति में? जैसे बागवानी की फसल हो गई, ठीक है, या फिर डेयरी उत्पाद हो गए, ईटीसी। इस तरीके की चीजों को आप प्रमोट कर सकते हो। और इससे एक महत्वपूर्ण चीज और लिख सकते हो कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था का भी विकास होगा। क्या होगा दोस्तों? ग्रामीण अर्थव्यवस्था का भी विकास होगा। तो ये कुछ ऐसी भूमिका हो गई जहां पे मैंने 5-6 पॉइंट के साथ लिख दिया। अब सबसे बड़ा चैलेंज क्या होता है ना, आप लोगों ने जो भी लिखा है सब कुछ अच्छा लिखा है, बस कहीं कहीं पे मैंने देखा कि कुछ एस्पिरेंट ने क्या किया है कि उसमें उत्तर को प्रमाणित करने के लिए कोई एग्जाम्पल को प्रेजेंट नहीं किया है, जो कि एक बड़ा चैलेंज है। अगर आप लोग एग्जाम्पल नहीं लिखोगे तो जितनी भी बातें लिखी है सब सही लिखी है, लेकिन एग्जाम्पल आपको लिखना पड़ेगा। कोशिश किया करो कि लेटेस्ट जो आप करंट अफेयर्स में पढ़ रहे होते हो, बजट में पढ़ रहे होते हो, यूपी के स्पेशल में पढ़ रहे होते हो, उसी को यूज करने का प्रयास किया करो, जिससे क्या होगा कि आपके उत्तर को और प्रमाणिकता मिलेगी कि भाई आपने लेटेस्ट चीजों से अपडेट होकर ही सारी चीजें लिखी हैं।
अगला हम यहाँ पे लिखेंगे इसकी सीमाएं, कि भैया सीमाएं क्या क्या हैं। सीमाएं सर हम बताएंगे कि क्या सीमाएं हैं इसकी। पहली जो चुनौती है कि भूमि अधिग्रहण का मुद्दा, अगर आप देखोगे तो क्या है मुद्दा इसका, भूमि अधिग्रहण का मुद्दा लंबित है इसका। मतलब कई बार होता है कि हमें जब लंबे लंबे एक्सप्रेसवे बनाने होते हैं तो वहां पे भूमि अधिग्रहण का मुद्दा आ जाता है, क्योंकि किसानों को क्या होता है, उचित मूल्य नहीं मिलता है, उचित जो है कि उनका दाम नहीं मिलता उनकी जमीनों का, और उनको जो है कि अधिग्रहण करने में समस्या आती है। इसी तरीके से आप यह भी देख सकते हो कि बहुत सारे जो आपके जो हाईवे हैं, एक्सप्रेसवे, वहां पे आपातकालीन मेडिकल सेवा की उपलब्धता नहीं है। आपातकालीन मेडिकल सेवा की उपलब्धता नहीं है, ठीक है, मेडिकल सेवा की उपलब्धता नहीं है भी तो बहुत दूर दूर है दोस्तों, कम से कम 60-70 किलोमीटर की दूरी हो जाती तब जाके होता है। अगर कभी आप एक्सप्रेसवे पे अगर गाड़ी वगैरह चलाओ तो आप देखोगे आसपास पूरा जंगल एरिया ही होता है, खेत होता है। अगर कोई बाय डिफॉल्ट एक्सीडेंट हो भी जाए ना तो कोई इमरजेंसी जो है कि मेडिकल सुविधा प्रोवाइड नहीं हो सकती वहां पे, ठीक, एक ये चैलेंजेस होता है। तीसरा अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं जो समयबद्धता का अभाव, समयबद्धता का अभाव, इसका मतलब क्या हो गया कि जो हमारे प्रोजेक्ट होते हैं, परियोजनाएं होती हैं एक्सप्रेसवे, ये समय पे पूरी नहीं होती हैं, जिससे क्या होता है समय के साथ हर एक चीज महंगी होती चली जाती है, और शुरुआत में जो डील हुई थी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत वो फिर डील महंगी होने लगती है, और ऐसे में प्राइवेट कंपनियां क्या होती हैं, पीछे हट जाती हैं। एक और सबसे इंपॉर्टेंट है कि पर्याप्त वित्त पोषण का अभाव, पर्याप्त वित्त पोषण का अभाव, पर्याप्त वित्त पोषण का जो है कि क्या होता है, अभाव भी है, क्योंकि फंडिंग भी बहुत प्रॉपर नहीं हो पाती। सरकार भी अगर फंडिंग देती है तो काफी जो है कि रुक रुक के देती है, समय समय पे। एक और आपका चैलेंज आता है कि सामाजिक जो कार्यकर्ता होते हैं ना, सामाजिक कार्यकर्ताओं का विरोध हमें देखने को मिलता है, स्पेशली जो है कि पर्यावरणविद जो होते हैं, क्योंकि ऐसे में क्या होता है कि बहुत सारे जंगलों को काटना पड़ता है तब जाके आप एक्सप्रेसवे बना सकते हो। तो ऐसे में जो जंगलों का समर्थन करने वाले जो पर्यावरणविद होते हैं, इन लोगों का हमें जो है कि विरोध देखने को मिलता है। समझ में आ गया। और इससे एक समस्या हो रही है कि ऑलरेडी जो हमारे पास जोत के आकार पहले से जो छोटे हो रहे थे, वो कृषि योग्य भूमि या कृषि जोत का साइज छोटा होना, कृषि जोत का जो आकार है वो क्या हो रहा है, छोटा होता जा रहा है, छोटा होता जा रहा है। और इससे क्या एक प्रॉब्लम आ रही है कि खाद्यान्न संकट की समस्या भी आ रही है, खाद्यान्न संकट की समस्या भी आ रही है, ठीक है, खाद्यान्न संकट की समस्या भी आ रही है। तो ये भी आप लिख सकते हो, जहां पे आप इसी में लिख दो कि SDG 1 और 2 प्रभावित हो रहे हैं बहुत, मतलब हम इस चीज को नहीं अचीव कर पा रहे हैं। अब देखो यहाँ पे जितने भी लोगों ने सीमाएं लिखी थी, जितने भी एस्पिरेंट ने भूमिका लिखी, सबकी अच्छी थी, कोई डाउट नहीं है, बिल्कुल बेहतर लिखा है। बस अब आप अपनी कॉपी में देख लो कि एक एक दो दो पॉइंट आप ऐड कर सकते हो। अगर आपने इस वीडियो को देखा और आपने समझ में आया कि हाँ भाई हमने चीज तो लिखी है, निवेश आकर्षण करने को लिखा है, लेकिन वहां पे अगर हम यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 का लिख दे या 24 का लिख दे तो पता चल जाएगा कि कितने लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट हुआ। या फिर अगर पर्यटन क्षेत्र लिखा है तो वहां पे आप हेरिटेज आर्क को लिख सकते हो, या फिर बौद्ध सर्किट को भी लिख सकते हो। ऐसा थोड़े कि पर्यटन सर्किट केवल एक ही है, आप बौद्ध सर्किट को लिख सकते हो कि भैया बौद्ध सर्किट को बढ़ावा मिलेगा। जो भी 5-6 जिले हैं उनके नाम लिख दो, सारनाथ, लुम्बिनी, कौसाम्बी या फिर श्रावस्ती, इनको आप लिख सकते हो, ठीक है। तो ये कुछ ऐसी चीजों का प्रयोग आप करोगे तो आपके आंसर को जो है कि और प्रमाणिकता मिलेगी। नहीं तो यार एग्जाम हॉल में क्या होता है ना, बहुत सारे डायमेंशन आपके दिमाग में आते हैं, फिर ये होता है कि हम क्या लिखें और क्या छोड़ते जाएं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं यहां पे ये क्वेश्चन तो आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आ चुका होगा। अब यहां पे आपके सामने आता है मुद्दा कि सर हम निष्कर्ष क्या लिखें। अब निष्कर्ष देखो, मैंने ऊपर जो 2-3 भूमिका बताई थी ना, उसमें ही आप एक किसी भी पॉइंट को उठा के निष्कर्ष के तौर पे लिख सकते हो। जैसे अगर आप आगे की राह को देखना चाहोगे या निष्कर्ष कर दो या आगे की राह, तो हम कोशिश करेंगे कि चुनौतियों का भी हम समाधान प्रस्तुत करते हुए चलें। पहला तो अगर हम कहें कि जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है, इनमें बेहतर समन्वय के लिए बेहतर समन्वय किया जाए, मतलब बेहतर समन्वय किया जाए, और साथ ही साथ एवं वित्त पोषण के लिए या वित्त पोषण की मतलब कि वित्त पोषण की उपलब्धता बढ़ाई जाए, कि किसी भी तरीके से वित्त पोषण की उपलब्धता बढ़ाई जाए। दूसरा, हमने इसमें महिलाओं को बहुत पीछे छोड़ दिया, तो महिलाओं की भागीदारी भी आप इसमें सुनिश्चित कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? महिलाओं की भागीदारी भी सुनिश्चित कर सकते हैं। तीसरा, आप इसमें क्या कर सकते हो कि इन्वेस्ट यूपी की अवधारणा को बल दिया जाए।
और अधिक इसको जो है कि प्रमोट किया जाए, अवधारणा पर जोर दिया जाए, जिससे अधिक से अधिक इन्वेस्टमेंट भी आ सकेगा। ठीक है, साथ ही साथ इसमें कोशिश की जाए कि इसके बजट धनराशि में वृद्धि की जाए, बजट धनराशि में वृद्धि की जाए। अब यहां पे क्या है, धनराशि में वृद्धि की जाए। अब यहीं पर आप लिख सकते हो कि बजट में अगर आपने देखा होगा कि सर हाँ यहाँ पे कोई बजट का अमाउंट निश्चित किया गया था, तो आप उसे लिख सकते हो यहाँ पे। तो ऐसे करके आपका ये पूरा आंसर कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग अपने डे नंबर 14 पर। यहां हम लोग क्वेश्चन देख रहे हैं डे नंबर 14, यानी कि क्वेश्चन नंबर हम 14 को देखेंगे। डे 14 में जो हमने प्रश्न बनाया था वो क्या प्रश्न बनाया था दोस्तों? डे 14 का जो हमने प्रश्न बनाया था वो ये प्रश्न था आपका कि उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति 2022 के प्रमुख प्रावधानों को बताएं और सौर ऊर्जा के प्रमुख जो चुनौतियां हैं इसको बताइए। तो दो बातें निकल के आती है। पहला तो ये प्रश्न पूछा ही जा रहा है सौर ऊर्जा नीति 2022 के प्रावधान, यानी ये एक तरीके से करंट अफेयर्स का एक टॉपिक हो गया कि जब सौर ऊर्जा नीति लाई गई थी 2022 में, तो उसमें जो जो प्रावधान दिए गए थे कि क्या क्या हम काम करेंगे, उनको आप डिस्कस कर सकते हो यहाँ पे, पहला पॉइंट। दूसरा, उसकी चुनौतियां क्या हो सकती हैं, दूसरा पॉइंट। अब मेन बात वही आएगी आपके सामने कि सर हम इंट्रो क्या लिखें इसका। अच्छा, इंट्रोडक्शन लिखने के लिए आपको क्या करना चाहिए, कोई भी पॉइंट ऐसा उठाओ जो सौर ऊर्जा से कनेक्टेड हो, या फिर वो भारत के को कोरिलेट कर रहा हो, या फिर उत्तर प्रदेश को कोरिलेट कर रहा हो। जैसे एक तो आप सबसे पहले एसडीजी से ही उठा सकते हो। एसडीजी से क्या उठा सकते हो कि सतत विकास लक्ष्य, ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, या फिर सतत विकास लक्ष्य संख्या, ऐसे करके सतत विकास लक्ष्य संख्या 7, या फिर इसको इस तरीके से इन शॉर्ट करके भी SDG। लेकिन बेहतर होता है कि आप ऐसे ही लिख दो कि सतत विकास लक्ष्य संख्या 7 के तहत सस्ती, क्या लिखा मैंने, सस्ती, विश्वसनीय, टिकाऊ, सस्ती, विश्वसनीय, टिकाऊ और आधुनिक ऊर्जा, ध्यान समझना, आधुनिक ऊर्जा तक पहुंच सुनिश्चित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है सौर ऊर्जा नीति। यही लिख दिया। तो यहां पे मैंने बस एक ही फैक्ट को कवर कर लिया कि SDG 7 के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए हम सौर ऊर्जा नीति का प्रयोग कर सकते हैं। एक तो ये तरीका हो सकता है। दूसरा तरीका आप लिख सकते हो कि भारत का जो 2047 तक नेट जीरो एमिशन के जो लक्ष्य हैं, इसको अचीव करने के लिए भी हम सौर ऊर्जा विकास, जो सौर ऊर्जा नीति है 2022, हम इसको देख के लिख सकते हैं एक इंट्रो। तीसरा, अगर मैं एक और देखो टारगेट बता रहा हूं मेन जो है कि 2047 को ध्यान में रख सकते हो। ठीक है, तीसरा आप इसी को लिख सकते हो कि 2030 तक जो हमें 500 गीगावाट की जो सौर ऊर्जा मतलब कि नवीकरणीय ऊर्जा तैयार करनी है, इसमें जो है कि एक महत्वपूर्ण भूमिका जो है कि निभा सकती है। नहीं तो सबसे बढ़िया आप इसी का जो है कि ले लो कि इसमें जो लक्ष्य रखा गया है कि 2027 तक, 2027-28 तक, एक मिनट, हाँ, 2027-28 तक हम क्या करेंगे कि 22,000 मेगावाट की उपलब्धता, यानी 22,000 मेगावाट जो सौर ऊर्जा का उत्पादन करने को ध्यान में रखते हुए इस लक्ष्य को या इस सौर ऊर्जा नीति को प्रस्तावित किया गया। या फिर आपको यह भी नहीं समझ में आता, हालांकि देखो यहाँ SDG को लेके किया, यहाँ 2047 को लेके किया, यहाँ 2030 को लेके किया, यहाँ 2027-28 के टारगेट को लेकर किया। भाई 2 से 3 लाइन में आपको लिखना है और आप इस तरीके से एक आध फैक्ट को उठा के आप लिख सकते हो। या फिर आप सबसे सिंपल है कि कम लागत और विश्वसनीय बिजली उपलब्ध कराने के लिए, साथ ही साथ जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता को कम करने के लिए नवीकरणीय ऊर्जा के तहत सौर ऊर्जा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। क्लियर हो गया ये? तो ये तो हो गया आपका इंट्रो लिखने का तरीका। अब देखो हर बार जो है कि आपको इंट्रो एक मेन रूप से मैं आपको बस बताने का प्रयास कर रहा हूं, भाषा आपको खुद देनी पड़ेगी। मतलब भाषा देना तो आपकी कला है ना। अगर मैं भी वो चीज आपको लिखाने लग जाऊं एक एक लाइन, तो फिर आप रट्टाफिकेशन पे आ जाएंगे और रटने से कभी भी आप मेंस की आंसर राइटिंग नहीं कर सकते। अपने शब्दों का जाल बुनना आपको आना चाहिए, लेकिन उन जाल के अंतर्गत आपको तथ्यों को पिरोना भी आना चाहिए। ये बात समझ में आ गई? अब यहां पे अगर हम बात करते हैं मेरे दोस्त, अब हम बात करते हैं इसके मुख्य प्रावधानों की। तो भैया यहां पे आप लिख देंगे कि सर प्रमुख प्रावधान हम बताने चल रहे हैं। क्या है सौर ऊर्जा नीति के प्रमुख प्रावधान? अगर आप देखोगे तो भैया प्रमुख प्रावधान जो हैं वो क्या क्या है। तो पहला ही जो प्रमुख प्रावधान है आपका, वो आपको डिस्कस कर देना है अच्छे से। पहला ही जो है कि आपको लिख देना है कि 2026-27 तक, ये यहाँ पे दोस्तों 28 नहीं होगा, ये यहाँ पर 26-27 रहेगा। ठीक है, 5 साल के लिए है ना ये। ठीक, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो 2026-27 तक पहला प्रावधान है कि 22,000 मेगावाट जो है कि
विद्युत यानी कि सौर ऊर्जा का उत्पादन करना है, पहला। दूसरा, आप इसी में लिख सकते हो कि अगले 5 वर्षों में आपको क्या लिखना है, 20 सौर शहरों को विकसित करना है। हालांकि इसमें बहुत सारे बच्चों ने बहुत अच्छा आंसर लिखा क्योंकि ये डायरेक्ट प्रश्न था कि बस आपको प्रावधान पता होने चाहिए, तो आप लिख सकते हो सौर शहरों को विकसित करना है। और इसी में आप लिख सकते हो कि 16 नगर निगमों को जो है कि एक तरीके से सौर शहर के रूप में विकसित करना है। एक और पॉइंट आप लिख सकते हो कि इसमें कहा गया था कि अयोध्या शहर को हम क्या करेंगे, एक सोलर मॉडल के रूप में हम तैयार करेंगे, यानी कि सोलर सिटी के मॉडल के रूप में हम इसमें तैयार करेंगे, इसे सोलर सिटी मॉडल के रूप में हम इसे तैयार करेंगे। एक और प्रावधान हम इसमें लिख सकते हैं कि यहाँ पे हम 30,000 युवाओं को प्रशिक्षण देकर सूर्य मित्र की जो है कि संकल्पना लाएंगे, अर्थात इसमें हम सूर्य मित्र के रूप में उन्हें हम प्रशिक्षित करेंगे और एक तरीके से स्थानीय स्तर पे रोजगार भी मिलेगा। साथ ही साथ आपको यह भी लिखना है कि 13.50 लाख, लगभग 13.5 लाख घरों पर जो है कि रूफ टॉप सोलर प्लांट को कवर करना है। रूफ टॉप यानी कि छतों पे क्या करना, हमें सोलर प्लांट को लगाना है। ठीक है, ये हो गया। फिर एक और चीज हमको इसी में प्रमुख प्रावधान हमने किया है कि सौर ऊर्जा से संबंधित अगर कोई भी कंपनी कोई भी संयंत्र स्थापित कर रही है, क्या कर रही है, संयंत्र स्थापित कर रही है, तो हम उसको क्या करेंगे, भूमि स्टाम्प शुल्क, जो भूमि स्टाम्प शुल्क होगा उस पर हम 100% की पूरी सब्सिडी दे रहे हैं, यानी कि पूरी छूट दे रहे हैं। फिर इसी तरीके से हम क्या करेंगे कि जो राज्य के 6 एक्सप्रेसवे हैं उनके सोलर प्लांट का हम प्रावधान कर रहे हैं, जिसमें आप लगा सकते हो एक एग्जाम्पल के तौर पे कि सोलर प्लांट हैं उनका प्रावधान। जैसे पहला जो इसमें बनेगा वो बनेगा आपका बुंदेलखंड का, कौन बनेगा, पहला बनेगा आपका बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, जहां पे आप बताओगे कि 500 मेगावाट का जो है कि हम इस तरीके का प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं। तो ये सारे महत्वपूर्ण प्रावधान आपको बताने हैं। साथ ही साथ एक और आपको प्रावधान बता देना कि जितने भी हमारे यूपी में प्राइमरी स्कूल है उनमें क्या होता है, सख्त इसकी जरूरत है। तो आप बता सकते हो कि 21,000 प्राथमिक विद्यालयों के जो गैर विद्युतीकरण विद्यालय होंगे उनके छतों पे हम क्या करेंगे, सोलर रूफटॉप लगाएंगे। क्या करेंगे, सोलर रूफटॉप हम लगा लेंगे। क्लियर हो गई बात। तो ये महत्वपूर्ण जो भी आपके हैं प्लांट आपको लगाने हैं, इस तरीके से प्रावधान। हालांकि आपने भी जो प्रावधान बताया बिल्कुल सही बताए थे, एक आध जगह कहीं पे किसी ने मिस्टेक कर दी थी, अदरवाइज सारे के सारे सही थे। अब यहां पर जो प्रश्न का सेकंड पार्ट है वो पूछ रहा है दोस्तों चुनौतियां। तो देखिए सीधी सी बात है कि भाई सोलर प्लांट का या सौर ऊर्जा नीति का जो प्रावधान था वो तो सीधा प्रश्न था जो आपको बताना आसान था। इंट्रोडक्शन भी मैंने 3-4 पॉइंट से आपको बता दी, लेकिन चुनौतियां जो है ना वो भी आपको बहुत अच्छे से डिस्कस करनी पड़ेंगी। जैसे अगर मैं बात करता हूं कि चुनौतियां क्या क्या भैया, पहली चुनौती है कि भूमि की पर्याप्त उपलब्धता। आपको क्या लगता है कि भूमि की क्या हमारे यहाँ पर्याप्त उपलब्धता है ऐसी जगहों पे, पर्याप्त उपलब्धता पहली चीज। ठीक है, भूमि की पर्याप्त उपलब्धता एक चुनौती है कि हम सोलर प्लांट लगाएंगे तो लगाएंगे कहां। दूसरा, लोगों में जागरूकता का अभाव कि लोग भी जागरूक नहीं है कि हमें बिजली कहां से मिलेगी कहां से नहीं मिलेगी, उसके लिए हमें सोलर पैनल लगाना चाहिए कि नहीं, जागरूकता अभाव। क्योंकि बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि अगर हम अपने घर के ऊपर ही सोलर पैनल लगा देंगे तो हो सकता है कि बिजली का करंट हमारे बॉडी के अंदर आएगा और हमारी बॉडी जो है कि खराब होती जाएगी समय के साथ। ऐसे भी मिथ हैं गांव में, ऐसे लोगों से अगर आप बात करोगे ना तो वो लोग ये भी बोल देते हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि उनमें जागरूकता का अभाव है। तीसरा, आप देखोगे कि सोलर एनर्जी के लिए कुशल श्रमिकों का अभाव मिलेगा आपको। किसका अभाव है, कुशल श्रमिकों का अभाव। तीसरी चीज, सोलर पैनल को बनाने के लिए जो छोटे छोटे आपको जो है कि नैनो पार्टिकल्स चाहिए होते हैं, अर्थात कह सकते हो कि खनिज संसाधनों का अभाव पाया जाएगा यहाँ पे, खनिज संसाधनों का अभाव। या अगर आप इस पॉइंट को नहीं भी लिखना चाहते हो तो आप लिख सकते हो कि जो सोलर पैनल बनाने में सोलर पैनल की जो सामग्री है, पैनल की सामग्री को अगर आप देखोगे तो इसके लिए हमें आयात करना पड़ता है और आयात पर निर्भर रहना पड़ता है, जिससे हमारा खर्चा बढ़ जाता है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण चुनौती आ रही है भाई, ये भी तो एक चुनौती के रूप में ही है। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण कुछ चुनौतियां हैं, ये आपको देखना है। एक और इसमें आप देख सकते हो कि सोलर पैनल को आप लगाना भी चाह रहे हो तो वित्त पोषण, ये एक बेसिक जो है कि चुनौती होती है कि वित्त पोषण की चुनौतियां बनी हुई है और निवेश की भी एक चुनौती बनी हुई है कि कितना आप अधिक से अधिक निवेश करा पाते हो या फिर कितना आप पर्याप्त धन जुटा पा रहे हो।
समझ में आ गया? तो ये इस तरीके से आपको बता देना था। साथ ही साथ आप ऐसे भी लिख सकते हो कि जो सौर ऊर्जा के लिए जो ग्रिड संरचना होगी, ग्रिड निर्माण किया जाएगा, वो भी जो है कि अभाव हो जाएगा। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। तो इस तरीके से आप चुनौतियां बता सकते हो। समाधान के तौर पे अगर आप इसमें 1 से 2 लाइन बताना चाहते हो तो सबसे पहले आप इसमें आगे की राह एक हेडिंग डालो, आगे की राह हेडिंग, क्योंकि मैंने हमेशा कहा है कि चुनौतियों को कभी भी आधा मत छोड़ो, पॉइंट उसमें जरूर 1 से 2 आप लिख सकते हो। जैसे अगर आप देखोगे आगे की राह में क्या है कि जो हमारे यहाँ बंजर भूमि है, जैसे हमने लिखा ना कि भूमि की पर्याप्त उपलब्धता नहीं है, तो बंजर भूमि हो गई, ऊसर भूमि हो गई, ठीक है, या फिर परती भूमि हो गई, या फिर उपयुक्त छतों की पहचान करना हो गया। तो इस तरीके से ऐसे जगहों पर हम क्या करें, सोलर पैनल लगा दें, सोलर मतलब कि सोलर पैनल लगाने का प्रयास करें। अब यहां पे क्या है, ये भले आपको दिखेगा कि सर ये तो अमूर्त बातें हैं, लेकिन हम समाधान तो दे रहे हैं ना, बंजर भूमि, ऊसर भूमि, उपयुक्त छत, इन सब जगहों पे लगा सकते हैं हम। ठीक है, साथ ही साथ हम कोशिश करेंगे कि निवेश को जो है कि आकर्षित किया जाए। कैसे? सब्सिडी देते हुए, भाई सब्सिडी दो, और दूसरा टैक्स का ब्रेकर करो, यानी कि टैक्स को कम करने का प्रयास करो, और इन माध्यमों से हम जो है कि निवेश को आकर्षित कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? निवेश को आकर्षित कर सकते हैं। तो ये आपकी आगे की राह हो जाती है। तो इस तरीके से हम लोगों ने दोनों टॉपिक को डिस्कस कर लिया है। समझ में आ रही मेरी बात कि दोनों टॉपिक को हमने डिस्कस कर लिया है, और अब हम लोग जो है कि कल आपको मिलेंगे। कल जरूर वीडियो आएगी, भले 2-3 दिन वीडियो नहीं आए, लेकिन कल आएगी आपके डे नंबर 15 और 16 को लेकर। ठीक है, आज मैंने कोई टॉपिक नहीं दिया था, केवल बस प्रश्न दिया था, क्योंकि कल आपको एक क्वेश्चन का रेस्ट देना था, इसीलिए। क्योंकि रेगुलर क्वेश्चन में दे रहा हूं, एक आध दिन बीच में आपको रेस्ट इसलिए भी जरूरी होता है कि आप जो भी पेपर अभी तक लिख रहे हो उस पर थोड़ा सा आप एक बार नजर दौड़ाओ, एक बार ध्यान दो कि क्या क्या रिमार्क मिला है, उस चीज को क्या आप हर क्वेश्चन में अपडेट कर रहे हो कि नहीं। अगर नहीं कर रहे हो तो उसको करना पड़ेगा, क्योंकि डेली लाइफ में आप क्या करते हो कि केवल मेंस आंसर राइटिंग ही नहीं कर रहे होगे, बहुत सारी चीजें प्रीलिम्स की पढ़ रहे होगे, बहुत मेंस की पढ़ रहे होगे, बहुत सारे लोगों को अदर काम भी होंगे, स्कूल, कॉलेजेस, स्टाफ, नौकरी, हर एक चीज होती है। तो हर चीज को मैनेज करते हुए आप लोगों को एक दिन का ब्रेक दे दिया जाता है। तो कल आप लोगों को टॉपिक मिलेगा, जिसका परसों क्वेश्चन मिलेगा। तो आज आपको जो क्वेश्चन दिया गया आज आप उसे लिखेंगे, कल कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा, इसलिए आपको कल रेस्ट के रूप में रहना, लेकिन चीजों को एनालाइज करना जो आपको रिमार्क दिया जाता है। वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर देना, और हां, अगर आप लोग भी इस तरीके के पेड बैच से जुड़ना चाहते हैं तो ये हमारा पेड बैच का पूरा डिटेल होता है, यूपी पीसीएस मेंस डेली आंसर राइटिंग प्रोग्राम, जो स्पेशली ओनली पेपर 5 और 6 यूपी स्पेशल के लिए है, क्योंकि ये बहुत बड़ा एक मार्क्स का वेटेज लेके चलता है, अकेले 400 नंबर का, जिसमें आपके जीएस के 3 पेपर समाहित हो जाएंगे, मतलब 2 पेपर समाहित हो जाएंगे। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। ओनली हिंदी मीडियम रहेगा, और इसमें आपको एक क्वेश्चन डेली दिया जाएगा 24 दिन के लिए। ये इसका बहुत ही न्यूनतम प्राइस है, और व्हाट्सएप पे आप यहाँ पे मेरी टीम से मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं। साथ ही साथ आप लोगों के लिए एक गुड न्यूज है, 26 जनवरी के उपलक्ष्य में, गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में, ये जितने भी हैंड रिटन शॉर्ट नोट्स आपको दिख रहे हैं, आप इसी सेम व्हाट्सएप नंबर पे इंक्वायरी कर सकते हैं। इस समय आपको 30% का ऑफ मिल रहा है सभी नोट्स पे, केवल पेपर ऑफ 5-6 को छोड़ दिया है, क्योंकि इस पे ओनली 10% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। तो इन ऑफर का आप लाभ उठा सकते हैं 27 जनवरी तक, और आज हो चुकी है 24, तो आपके पास बचते हैं 3 दिन, तो जल्दी से जल्दी इसका बेनिफिट उठा सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।